फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 5 जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट कौन सी हमारी? ये है वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में अपन देखते हैं। ये भाई अपने जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पिकअप होते हैं इस यूनिट से होते हैं, या फिर हमारी जो बीओडी वाली यूनिट है ना, सीवेज क्वालिटी पैरामीटर, उससे आते हैं अपने क्वेश्चंस। तो अपन इसकी बात करते हैं। काफ़ी लेंदी यूनिट भी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो समझने की है। पहली बात तो अपन इसको पढ़ क्यों रहे हैं, अपनी थीम अपन जनरेट करते हैं, अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारे माइंड में एक पिक्चर बन सके, हम उसको याद कर सकें। ठीक है ना। तो देखो भाई, पानी हमने अभी तक जो बात करी थी, केवल हमने डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की कंप्लीट बात कर ली थी, कितना पानी चाहिए, कैसे भेजेंगे, इतनी बात तो हमने कर ली थी दोनों यूनिट के अंदर। तीसरी जो यूनिट है ये क्या बताती है कि जो पानी आप इस रिजर्वायर से, जो आप जनता को पानी भेजोगे ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना हुआ है, ये पाइपलाइन बिछी हुई है कॉलोनी में, जो आप पानी भेजोगे तो कोई सा भी पानी भेज दोगे क्या? कि हम पानी को कहां से लेकर के आ रहे हैं, हमने बताया था वही डैम के पीछे तो हमने रिजर्वायर बनाया हुआ है, वहां से लेकर के आएंगे, या फिर आप ग्राउंड वाटर को लेकर के आओगे, उसको आप यहां पर आप भेजोगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इनमें से कोई सा एक रास्ता हम यूज करेंगे। लेकिन आप कोई सा भी पानी यूज कर देंगे क्या बिना उसको टेस्ट किए? नहीं, हम पहले उसकी टेस्टिंग करेंगे, वाटर की क्वालिटी के बारे में जानेंगे कि उस पानी में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हैं, कौन कौन से हमारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर हैं, ज़्यादा मात्रा में है, कम मात्रा में है, किसी लिमिट के अंदर है। पानी के अंदर बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। जो हमें प्यास लगती है ना, तो पानी पीते हैं हम, तो पानी पीने से नहीं केवल जो हमारा गला है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह पानी काम कर रहा है पानी गले के अंदर, ऐसा नहीं होता कि बस वो सूख गया, नहीं, उसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। वो पानी से ही मिलते हैं, हमको मिलते हैं तो और भी चीज़ों से, लेकिन पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो वो मिनरल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो हमारी बॉडी में उन चीज़ों की जो कमियां हैं उसको दूर करते हैं, इसलिए पानी एसेंशियल होता है हमारे लिए। क्लियर है क्या? नहीं? तो भाई वो मिनरल्स होने भी तो चाहिए पानी के अंदर, तो पानी के अंदर वो मिनरल्स है ही नहीं, या हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में, तो एक्सेस मात्रा में भी नहीं होने चाहिए वो। तो हमको क्या है, पहले वाटर की क्वालिटी तो जाने हम पहले, कि पानी के अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। हमको यही नहीं पता पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें तो बस ये पता है पानी हम पी लेते हैं, बस उसको H2 होता है पानी, H+OH- बस, नहीं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो वही सब कुछ चीज़ देखना है हमको। तो 3 प्रकार की पानी की क्वालिटीज़ होती हैं जो हम चेक करते हैं। एक तो होती है हमारी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या है कि कौन कौन सी चीज़ों को हम देखते हैं पानी के अंदर। ठीक है ना। एक तो है फिजिकल, दूसरा है केमिकल, तीसरा है बायोलॉजिकल। ठीक। तो भाई सबसे पहला अपन देखते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर कौन से होंगे? ये वो वाटर क्वालिटी पैरामीटर होते हैं जिनको आप फिजिकली सेंस करके ज्ञात कर सकते हो। फिजिकली सेंस करके कैसे भाई? या तो टच करके, या चख कर मतलब टेस्ट करके, या स्मेल करके, सूंघ कर, या देख करके। तो ये सारी चीज फिजिकली तो हो रही है। मैंने पानी को देखा, बोतल में भरा था पानी, देखा यार ये तो पानी थोड़ा सा पीला हो गया, मतलब आपने आंखों से देखा और बता दिया ये तो पीला हो गया, ये सफेद, ये कलरलेस होना चाहिए पानी, कलरलेस तो है नहीं, ये तो पीला हो गया। इसका मतलब क्या है? वो हमारा खराब पानी। तो आपने इसको फिजिकली सेंस किया ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? तो कलर, उसमें कलर है पानी के अंदर, तो कलर क्या है? हमारा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। क्लियर है क्या? नहीं? और कौन से हैं? सूंघ कर, कि पानी में से बदबू आ रही है, तो कौन से? अडर, अडर मतलब गंध, गंध भाई हमारी, देखो अडर का मतलब होता है गंध। अब वो हमारी जो है स्मेल बदबूदार भी हो सकता है उससे सुगंध भी है, तो गंध तो सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी हो सकती है, हम अडर की बात कर रहे हैं। टेस्ट, चख करके पानी को हमने टेस्ट किया, भाई बहुत ज्यादा बिटर कड़वा पानी आ रहा है, या हो सकता है खारा पानी हो सकता है मीठा पानी हो। तो इन चीजों को आप कैसे पता करते हो? इसको आप करते हो कैसे पता? टेस्ट करके, पानी को टेस्ट करके। तो ये टेस्ट भी क्या हुआ हमारा, कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ये हमारे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर। कुछ हमारे पानी के अंदर आपने इस तरह से बोतल में पानी भरा और आपने देखा उस पानी के अंदर क्या है, पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको आंखों से, कि भाई इसमें मिट्टी आ रही है पानी में, तो आपको दिख रही है आंखों से, आप उसको आंखों से सेंस कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा? हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स, वो भी किस कैटेगरी में आएगा? हमारे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। पानी गंदा है, दिखने में दिख रहा है हमको, पानी गंदा है, मटमैला है, या फिर उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का है, तो वो कौन सा? वो भी हमारा किसके अंदर आएगा? फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। पानी को हमने टच करके देखा, ठंडा है या गर्म, बहुत गर्म पानी आ रहा है, वो भी फिजिकल। तो जिन भी चीज़ों को आप, जिन भी पैरामीटर्स को आप फिजिकली सेंस कर सकते हो, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है ना। तो उन सभी को अपन वन बाय वन देखेंगे। तो फिजिकल के बाद दूसरा आता है हमारा कौन सा?
केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, जिनको हम फिजिकली नहीं देख सकते, फिजिकली महसूस नहीं कर सकते, जिसको अपन कैसे महसूस करेंगे, केमिकल टेस्टिंग के द्वारा। जैसे कि भाई आप देखकर बता सकते हो क्या, देखकर, सूंघकर, चखकर, कैसे भी आप बता सकते हो कि पानी के अंदर कितना नमक है, NaCl कितना है, पानी के अंदर मैग्नीशियम कितना है, पानी के अंदर कैल्शियम कितना है, अपन बता ही नहीं सकते देख करके। इसके लिए आपको टेस्टिंग करनी होगी, whether you have to follow titration or any other test to examine chemical वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए अपन को कोई से टेस्ट करने पड़ेंगे, केमिकल टेस्ट, ठीक है ना, टाइट्रेशन करके या कुछ भी करके, तब जाके अपन निकाल पाएंगे, डायरेक्टली अपन नहीं निकाल सकते। तो वो कौन से पैरामीटर हो गए हमारे, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ pH, तो pH को भी आप ज्ञात करते हो कुछ मेथड्स के द्वारा, वो भी हमारा केमिकल हो गया वाटर क्वालिटी पैरामीटर। और कौन से हो गए हमारे भाई, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हार्डनेस, ठीक है ना, पानी की हार्ड वाटर है या फिर सॉफ्ट वाटर है, वो सारी चीजें हमारी केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर आती हैं। तीसरा हमारा कौन सा आता है, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ये कौन से होंगे भाई, पानी के अंदर मैं पानी पी रहा हूं, मुझे साफ भी दिख रहा है, लेकिन घर में सब लोग बीमार पड़ रहे हैं उस पानी से, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है, बीमार क्यों पड़ रहे हैं, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बीमारी फैलाने वाले, उसके अंदर वायरस, प्रोटोजोआ, हेलिमेंट्स, कुछ ना कुछ है उसके अंदर। क्लियर है क्या नहीं, तो बीमारी फैलाने वाले उसके अंदर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो मतलब जिनका साइज क्या है, 10⁻⁶ से भी कम है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन उनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो पानी के अंदर अगर मौजूद है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो हमें बीमारियां फैलाएंगे, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, कोई से बैक्टीरिया, ये सब चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में आते हैं। तो ये वाली जो क्वालिटी हो गई वो कौन सी होगी, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो 3 प्रकार के वाटर क्वालिटी पैरामीटर हो गए हमारे। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं भाई, वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक, ये हो गए अपने 3 प्रकार के। सबसे पहला कौन सा है, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। 3 हो गए भाई। अब सबसे पहले तो अपन ए देखते हैं, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ये वो पैरामीटर होते हैं जो फिजिकल सेंस द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे कि यहां पर भाई फिजिकल सेंस का मतलब क्या है, वो लिख देते हैं अपन। फिजिकल सेंस का मतलब क्या है, एक तो देखकर, चख कर, टेस्ट करके, सूंघ कर, छू कर। तो इस तरह से अगर आप इनको जज कर पा रहे हो तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। अब एक ये कितने प्रकार के हो तो अभी हम देखेंगे। उससे पहले देखो भाई, एक छोटी सी चीज है, सॉलिड्स, सस्पेंड, जो अपने सॉलिड्स होते हैं पानी के अंदर, जो भी हमारे कण मौजूद रहते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। अब उसके अंदर काफी सारे क्राइटेरिया, काफी सारी कैटेगरी फिक्स हैं, तो वो क्या है, हमें याद करने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि देखो भाई, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मैंने बताया बहुत ही वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, इससे इसीलिए इस सब्जेक्ट से क्या है, नफरत होती है बहुत बच्चों को, कि सर ये तो इसमें ये चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती है, क्या है वो क्या है। तो उसको मैं थोड़ा सा ईजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें चीज़ों पहले पता हो कि भाई इन चीज़ का मतलब क्या है, तब हम उन चीज़ों को ईजिली याद कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो पहले तो ये छोटे छोटे से डाउट्स होते हैं, उन चीज़ों को अगर हमने क्रिस्टल क्लियर कर लिया तो सब्जेक्ट बिल्कुल अपने आप स्मूथ और स्ट्रीमलाइन हो जाता है। तो वही चीज़ अपन देखते हैं, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती याद रखने में। जो हमारे सॉलिड्स होते हैं ना, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे कौन से, सस्पेंडेड सॉलिड, दूसरे होते हैं डिसॉल्व सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब है ये वो सॉलिड हैं, दोनों ही इनिशियल स्टेज में सॉलिड थे, हमारे हाथ में थे, लेकिन आपने इस वाले सॉलिड को पानी में डालकर पानी को इस तरह घुमा दिया ना, तो वो पानी में भी ऐसे ही हमको दिखेगा। तो ये है पानी के अंदर क्या है, सस्पेंशन में है, मतलब लटका हुआ है पानी में कहीं पर, ये इस तरह से चाहे बैठ जाए उसको भी हम सस्पेंशन ही बोलेंगे। ये तो थे हमारे कौन से, सस्पेंडेड सॉलिड। उसी साइज का एक सॉलिड और था मेरे पास, मैंने उसको भी पानी में डाला और उसको मैंने इस तरह से पानी को मैंने हिलाया, स्टिर किया या घुमाया, कुछ भी किया, तो वो सॉलिड क्या है उसके अंदर घुल गया। तो मुझे वो सॉलिड दिख ही नहीं रहा, लेकिन कहलाएगा तो वो भी सॉलिड, क्योंकि पानी के अंदर कहीं ना कहीं तो वो मौजूद है भाई, चाहे वो लिक्विड बन चुका है अब, लेकिन पहले तो सॉलिड ही था। वो कौन सा सॉलिड है, वो सॉलिड है जो पानी में जाके घुल रहा है, डिजोल्व हो रहा है, तो इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, डिजोल्व सॉलिड। अब ये दोनों ही सॉलिड हमारे ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। मैंने जो पहला जो पत्थर डाला था, कंकड़, ये तो पत्थर था, ये था मेरे पास नमक। नमक को डालते हैं घुल जाता है, नमक या चीनी मान लीजिए, दोनों ही सॉलिड थे। ये जो कंकड़ था ये मेरा क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब ये ऑर्गेनिक क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ, मतलब जिसके अंदर कार्बन मौजूद है, विच कंटेन्स कार्बन कंटेंट। ठीक, जिसमें कार्बन कंटेंट है वो तो ऑर्गेनिक, जिसमें नहीं है वो इनऑर्गेनिक। ऐसा ये वाला भी हो सकता है डिजोल्व, हो सकता है डिजोल्व सॉलिड जो है मेरे पास ऐसा है जो घुल रहा है, ठीक है, ऐसा सॉलिड है जो घुल रहा है और उसके पास कार्बन भी है, तो कौन सा हो गया, वो ऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड। और हो सकता है उसके पास कार्बन नहीं हो, तो हो गया इनऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड। अब देखो उसके अंदर भी एक और कैटेगरी हो गई, कौन सी हो गई, कि जो हमारा इस सॉलिड की बात कर रहा हूं, ये दो प्रकार का हो गया हमारा। कौन सा हो गया ये वाला हमारा, एक तो सस्पेंडेड है पहली बात, दूसरी बात ये हमारा सस्पेंडेड के अंदर ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी। अब मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक वाले की, तो जिसके अंदर कार्बन होता है ना, वो वाला मैटर हमारा दो प्रकार का होता है। हो सकता है वो मैटर हमारा जिस मैटर में कार्बन है ना, वो आप उस मैटर को अगर आप एटमॉस्फेयर में रख देते हो, तो हो सकता है वो मैटर आपका एटमॉस्फेयर में जो भी शक्तियां हैं उनके द्वारा वो खत्म हो जाए। शक्तियां का मतलब ये नहीं कोई जादू करेगा, नहीं, शक्तियां का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इन सब चीज़ों से वो धीरे धीरे अपने आप डिके हो जाएगा, धीरे धीरे घटने लगेगा, टूट जाएगा और वो खत्म हो जाएगा फाइनली अपने आप। मतलब जहां से आया था वहीं पर चला जाए, मिट्टी में मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कोई एप्पल है मेरे पास, मैंने उस एप्पल को ज़मीन पर रख दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, चींटियां खाने लगी उसे, ठीक है, उसका छोटा सा फिर टुकड़ा रह गया, घटते 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 घट के फिर पूरा ही खत्म हो गया। और मान लीजिए सड़ा हुआ एप्पल है, तो उसको क्या है, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप डेवलप होते हैं और वो उसको धीरे धीरे करके उसको बिल्कुल परमानेंटली डिकेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो वो क्या है, नेचर, प्रकृति अपने आप ही उसको खत्म कर रही है। एक मैं पत्थर रख देता हूं अपने आप खत्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। और एक मैं प्लास्टिक को रख देता हूं, उसके अंदर कार्बन है, वो खत्म हो जाएगा, नहीं। तो कार्बन तो मेरे पास दो मैटर थे, एक एप्पल था, उसके अंदर भी कार्बन था, और एक मेरे पास क्या है, रबर का टायर है, उसके पास भी कार्बन है। लेकिन एप्पल तो खत्म हो गया, लेकिन रबर का टायर खत्म नहीं हुआ ऑटोमेटिकली, मतलब नेचर के द्वारा खत्म नहीं हुआ। तो उसको तो मैं बोलूंगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको बायोलॉजिकली डिग्रेड का मतलब खत्म नहीं किया जा सकता, बायोलॉजिकली का मतलब विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं कर सकते, वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब रबर का टायर। और दूसरी बात क्या है, एप्पल, वो क्या है हमारा, वो है हमारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। भाई देखो ऑर्गेनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया इसके अंदर कार्बन है। बायोडिग्रेडेबल क्यों बोल रहे हैं, कार्बन तो है, साथ में वो बायोलॉजिकली मतलब नेचर के द्वारा या कहा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा वो खत्म हो सकता है इजीली, तो अपन इसके लिए उसको क्या बोल रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो अब देखो भाई कैटेगरी को अपन कैटेगराइज करते हैं, तो ये चीज आपने एक बार समझ ली, फिर आगे जब ये टर्म्स आएंगी ना, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इतनी दिक्कतें नहीं होंगी, आपको इजीली ये चीजें समझ में आएंगी। तो मैं पहले उस फ्लो चार्ट को एक बार बना देता हूं जिससे अपन को याद हो, तो पहले तो आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं ये सॉलिड्स का एक फ्लो चार्ट उतारता हूं। सॉलिड्स का फ्लो चार्ट उतारने के बाद फिर अपन देखेंगे ये फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जितने भी होते हैं ना, जैसे सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, सस्पेंडेड सॉलिड हो गया, टर्बिडिटी हो गई, ठीक है, और
कलर हो गया, टेस्ट, ऑर्डर, इन सबको हम देखेंगे वन बाय वन। पहले मैं उस फ्लो चार्ट को बना देता हूं। तो आप इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूं। तो सॉलिड्स को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट था, एंड तक ये चीजें चलेंगी और हम बार बार ये कंफ्यूज होते रहेंगे, सर ये ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो अब हमको समझना नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं इसको, सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा कौन सा सॉलिड? सस्पेंडेड सॉलिड, इसको अपन एस से लिखते हैं। दूसरे होते हैं हमारे डिजॉल्व सॉलिड्स, इसको अपन DS से लिखते हैं। प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन, जो पानी में मौजूद रहते हैं। या इसको अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इन सॉलिड को अपन कैन सी विद नेकड आई, नग्न आंखों के द्वारा अपन इनको देख सकते हैं। इनको कांट सी विद नेकड आई। भाई ये तो घुली गई, इन सॉलिड को अपन देख नहीं सकते, ठीक है ना। अब सस्पेंडेड सॉलिड भी भैया हमारे 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, इसको ISS लिखेंगे, IOSS, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। और दूसरा ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब OSS, ठीक। तो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो कौन से होते हैं? डजंट कंटेन्स कार्बन, कंटेन्स कार्बन, ठीक है। अब जिनके पास कार्बन है भैया वो भी हमारे 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको तो अपन लिखेंगे BD और ये NBD। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? कैन डिकम्पोज नेचर, कांट डिकम्पोज बाय नेचर के द्वारा खत्म किए जा सकते हैं और ये नहीं किया जा सकता। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, वेजिटेबल्स, लीफ, वुड एक्सेट्रा, इसकी बात करूं तो फिनॉल एक्सेट्रा। अब डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं हमारे वो भी 2 प्रकार के, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। एक तो इन ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड, ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड, और ऑर्गेनिक डिजॉल्व भी 2 प्रकार के, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो भैया पूरी कहानी हमारी किसकी है? ये कंप्लीट कहानी है सॉलिड्स की, ओनली सॉलिड्स की। देखो सॉलिड हमारे 2 प्रकार के, सस्पेंडेड और डिजॉल्व। सस्पेंडेड तो वो होंगे जिन सॉलिड को
सस्पेंडेड सॉलिड कौन से हो गए? कैन सी विद नेकेड, जिनको अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं, और जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते वो कौन से हैं? कांट सी विद नेकेड आई, वो डिजोल्व सॉलिड, घुले हुए सॉलिड है। अब जो सस्पेंडेड सॉलिड की बात हो रही है वो हमारे इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, IOSS बोलते हैं, डजंट कंटेन कार्बन, उनमें कार्बन नहीं होता। जिनमें कार्बन होता है उनको ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है ना। तो अब इसकी बात करें आगे की, तो ऑर्गेनिक जो है वो दो प्रकार, बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक हो सकता है जिसमें कार्बन है ना वो अपना इजीली डिकम्पोज होता है नेचर के द्वारा, और दूसरा नहीं हो सकता है तो बायोडिग्रेडेबल, नहीं हो सकता तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि वेजिटेबल, लीफ, वुड, एप्पल, फ्रूट्स, ये सारी चीजें क्या आती हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल में, फिनॉल क्या आता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे ही डिजोल्व के मैंने लिखा नहीं डिटेल में क्योंकि सेम चीज है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें? इनऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड और ऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड, ऑर्गेनिक में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप ये सॉलिड्स को उतार लो क्योंकि ये बार बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। अब आपको ये कौन से होते हैं इनऑर्गेनिक, तो अब आप समझना नहीं अपन को बार बार, अब अपना ये क्या हो चुका है, इस चीज से अपना ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आप इस कंप्लीट को तो उतार दीजिए, फिर अपन इसमें फर्दर करते हैं बातें। मैं इसे मिटाता हूं, इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्या, हमारे जो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको अपन 1 बाय 1 देखते हैं। अब देखने के साथ साथ अपन को क्या है इनकी वो भी याद करना है कि अपन किस तरह से इन सबको अपन याद कर सके, वो चीज भी अपन देखेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स निम्न होते हैं। सबसे पहला लिखते हैं अपन सस्पेंडेड सॉलिड। अब देखो भाई, इस चीज को आपको देखना होगा कि जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड है ना वो हमारे कितने प्रकार के कहाँ से आते हैं। पहले तो अपन एक इजी वे में आप ये समझ लो छोटा सा कि जो हमारे सॉलिड्स हैं दो देखा था हमने, सस्पेंडेड सॉलिड था और एक डिजोल्व सॉलिड। अब देखो इसको तो हम फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकली महसूस कर सकते हैं भाई, देखने पर ही पता चल रहा है हमको कि उसमें सॉलिड है। जैसे मिट्टी को आपने घोल दिया, एक नमक को घोल दिया, इस मिट्टी को अपन देख सकते हैं तो वो किस कैटेगरी में? सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब देख सकते हैं तो फिजिकल की कैटेगरी में आ गया। लेकिन जो नमक है, नमक में NaCl होता है, Na+Cl-, वो घुल चुका है, उसको अपन देख ही नहीं पा रहे, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा हमारा डिजोल्व सॉलिड की कैटेगरी। तो डिजोल्व सॉलिड किस कैटेगरी में आएगा? हमारा केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अब बताइए बात क्लियर है कि नहीं, कि जो हमारे सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में दो हो गए, सस्पेंडेड और डिजोल्व। सस्पेंडेड को हम देख पा रहे हैं, फिजिकली सेंस कर पा रहे हैं, इसलिए वो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ेंगे हम, और उसको हम फिजिकली सेंस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम उसको किस में पढ़ेंगे? केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में। तो इसलिए पहले हम देखते हैं क्या, सस्पेंडेड सॉलिड को। मैंने यहां पर सॉलिड ना लिख के सस्पेंडेड सॉलिड लिखा है। अब देखो हर एक के अंदर में 4 चीजें मैंने 4 स्टेप बना दिए हर एक को याद रखने के लिए जीवे में, कि हम क्या क्या चीज देखेंगे हर एक पैरामीटर की टिल द एंड, केमिकल में भी, फिजिकल में भी और उसमें भी। तो क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम देखा करेंगे क्या कि भाई ये जो हमारा जो पैरामीटर है वो कहां से आया, मतलब सस्पेंडेड सॉलिड कहां से आएंगे पानी के अंदर, उनका ओरिजिन देखेंगे हम। ओरिजिन कहो या आप क्या कहो कि सोर्स, कि किस स्रोत से कहां से आ रहे हैं, उनका ओरिजिन क्या है, कहां से उनका उद्गम है, किस तरह से कहां से वो वाले सॉलिड्स हमारे आ रहे हैं। तो पहला तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वो आ चुके हैं पानी में, तो पानी में आने के कारण उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, पानी में मौजूद हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है उनसे, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनके इफेक्ट देखेंगे। तो सीक्वेंस में चल रहे हैं कि वो आए कहां से, ये पैरामीटर कहां से आया पानी में, सस्पेंडेड सॉलिड। कलर कहां से आया कलर पानी में, तो उनका ओरिजिन या सोर्स देखा हमने। फिर हम क्या देखेंगे, अगर ये आ चुका है तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है हमको, उसके इफेक्ट देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, भाई अब प्रॉब्लम तो हो रही है, हमको हटाना पड़ेगा, हटाना तो बाद की बात है, पहले हम देखते हैं इसको मेजर करना, कि हम इसको किस तरह से मेजरमेंट करें, कि कलर है तो कितना कलर है, सस्पेंडेड सॉलिड है तो कितने हैं, किस तरह से हम ज्ञात करें उनका मेजरमेंट।
जितने भी मेथड या टेक्निक होगी उसको मेजरमेंट में देखेंगे अपन। मेजरमेंट के बाद में अपन क्या देखेंगे, अपन सब कुछ कर चुके हैं, कहाँ से आया, क्या दिक्कत कर रहा है, कैसे उसको मेजर करें, मतलब कितना मौजूद है उसमें। उसके बाद अपन उसकी लिमिट देखेंगे। लिमिट का मतलब क्या है, हमको कोड ने लिमिट दी हुई है कि पानी के अंदर प्रत्येक पैरामीटर की, कि भाई जो हमारे पानी में सस्पेंडेड सॉलिड है वो एक्सेप्टेबल 500 मिलीग्राम पर लीटर तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा है तो दिक्कत है, और 2000 तो किसी कीमत पर नहीं होने चाहिए। तो लिमिट फिक्स की हुई है, ये है एक्सेप्टेबल लिमिट, ये है कॉज टू रिजेक्शन लिमिट। वो मैं बताऊंगा क्या होती है। मतलब हमको एक लिमिट फिक्स की हुई कि इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हर एक चीज़ के अंदर होता है ना, आरसीसी में मिनिमम इसलिए इतना, मैक्सिमम इतना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये लिमिट हमको फिक्स की हुई है। तो हम उस पैरामीटर की लिमिट देखेंगे एज पर IS 10500 10500 क्या है अपना IS कोड है वाटर क्वालिटी पैरामीटर से रिलेटेड। तो उसकी लिमिट देख लेंगे हम। लिमिट देखने के तो हमारी इस यूनिट में तो इतना सा ही काम है कि वो पानी में आया कहाँ से पैरामीटर, आया तो दिक्कत क्या कर रहा है, दिक्कत करने के बाद उसको मेजर कैसे करेंगे और उसकी लिमिट क्या है। मेजर करके देख लिया हमने, वो आ रहा 5 मिलीग्राम पर लीटर, लिमिट है उसकी 3 और 3 से 10 के बीच, मतलब क्या है 5 आ रहा है तो ये कॉज टू रिजेक्शन से पहले आ रहा है। 2 आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ सही है। तो लिमिट हमको बता रही है कि ये दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा। अब अगर इसकी मात्रा जो है 10 से ज़्यादा आ रही है किसी भी पैरामीटर की, अपनी लिमिट है 3 से 10 और वो आ रही है 12, इसका मतलब दिक्कत करेगा। दिक्कत करेगा तो क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमको, पानी को भेज दें क्या, नहीं भेजेंगे, इसको हम रिमूव करेंगे उस इम्प्योरिटी को। अब ये इम्प्योरिटी कहलाएगी, ये पैरामीटर क्या कहलाएगा, इम्प्योरिटी कहलाएगा पानी के अंदर। उस इम्प्योरिटी को अपन रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करेंगे, वो आएगा हमारा वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, कि पानी के ट्रीटमेंट कैसे करें, तो वो हमारी नेक्स्ट यूनिट रहेगी। तो इसके बाद का जो स्टेप है ना, ई स्टेप, वो क्या है हमारा, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हम पढ़ेंगे ही किसमें, नेक्स्ट यूनिट के अंदर। तो अब आप ये बताइए, एक्चुअल में मैं इसलिए बता रहा हूं ये, मैं इसे बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों, बड़ा ही वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, आपको कई बार बता दिया ये मैंने। तो हम इस सीक्वेंस से एक थीम बना करके एज ए पिक्चराइज हम इसको याद कर सकते हैं और ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। तो यही स्टेप सभी के अंदर फॉलो करेंगे। तो अब अपन बार बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये इसका ए है, ये पहले वाले का बी पार्ट चल रहा है, सी पार्ट नहीं, यही सीक्वेंस चलेगा हर एक के अंदर, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं भाई, सबसे पहले तो इसका ऑरिजिन क्या है, सबसे पहले मैं इसका लिखूंगा ऑरिजिन। सस्पेंडेड सॉलिड की बात करें, कहाँ से आता है सस्पेंडेड सॉलिड, तो भैया जो हमारा सस्पेंडेड सॉलिड होता है ना, वो कहाँ से आएगा, सस्पेंडेड सॉलिड हमारे सस्पेंडेड चीज़ों से। पानी कहाँ से आ रहा है, किसी पर्वत से आ रहा है, ऐसे आए ग्लेशियर से आ रहा है, या फिर किसी पहाड़ से, माउंटेन, यहाँ कहीं से पानी आ रहा है, किसी रिवर से अपन ले रहे हैं पानी। तो उस रिवर में, या कहा जाए वहाँ पर जो भी रॉक है उसके साथ साथ आएगा, तो उसके पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होकर के, टूट करके पानी के साथ बहते चले आ गए। एक तो ये हो गया सस्पेंडेड सॉलिड। इनऑर्गेनिक मैटर, मैटर मतलब पदार्थ जो पड़ा हुआ है हमारे, मान लीजिए घास फूस उग रही है, वो आ गई साथ में पानी की, वो भी तो सस्पेंडेड सॉलिड की कैटेगरी में आएगी। क्लियर है कि नहीं, किसी ने कोई चीज़ डाल दी उसके अंदर, वो पानी के साथ आ गया, सारी चीज़ें क्या है, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर से आप अपने माइंड में एक एप्पल को फिक्स कर लो कि एप्पल आ रहा है उसके अंदर, जिससे आपको याद रखने में क्या। तो देखो भाई, एक तो ऑर्गेनिक मैटर और एक इनऑर्गेनिक मैटर, रॉक के डिसइंटीग्रेशन से आता है, ऑर्गेनिक मैटर से आता है। तो ये क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड का ऑरिजिन या स्रोत है, यहाँ से पानी के अंदर ये हमारा आता है। तो कहाँ से आएगा हमारा सस्पेंडेड सॉलिड, एक तो आएगा ये रॉक के डिसइंटीग्रेशन से, ठीक, इनऑर्गेनिक मैटर से, और ऑर्गेनिक मैटर, ये साक्षर इसके क्या है, ऑरिजिन, ठीक। यहाँ से ये उत्पन्न होता है पानी में, इन चीज़ों से वो आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इफेक्ट की, तो क्या करता है, सस्पेंडेड सॉलिड अगर पानी में मौजूद है तो वो टंकी के द्वारा पाइप में जाएगा, जो पाइप बिछे हुए हैं कॉलोनी में, उस पाइप में जाएगा तो उसकी सतह पर अंदर की ओर जमेगा। जमेगा वो तो क्या होगा, उसकी सरफेस पर जब वो जम जाएगा तो पानी की कैपेसिटी को कम करेगा कि नहीं करेगा, एरिया कम कर दिया उसने अंदर का, चौक भी कर सकता है पाइप को। तो इस प्रोसेस को जो
पार्टिकल्स हैं हमारे सरफेस पर जम रहे हैं, चिपक रहे हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलेशन। तो सस्पेंडेड सॉलिड हमारा क्या करता है पाइप में? ट्यूबरकुलेशन करता है। दूसरी बात, जब हम इसकी क्या करते हैं? डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन मतलब पानी में से हम बैक्टीरिया को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन को डालते हैं। तो जब आप क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर को डालोगे, आपने डाला किसके लिए? ये प्रोसेस है अपना ट्रीटमेंट का, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर आपने डाला पानी में, टंकी के अंदर, कि बैक्टीरिया सारे मर जाएं। तो ब्लीचिंग पाउडर जब आपने पानी के अंदर डाला था, तो वो तो आपने डाला बैक्टीरिया मारने के लिए, लेकिन वो ब्लीचिंग पाउडर जो था हमारे जो सस्पेंडेड सॉलिड के पार्टिकल हैं उनकी सतह पर चिपक गया। तो जो बैक्टीरिया को मिलना चाहिए था वो उस तक तो पहुंच ही नहीं पाया, इनकी सतह पर ही जम गया। तो अब आपको क्या है? एक्स्ट्रा ब्लीचिंग पाउडर और डालना पड़ेगा, जिससे कि वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएं। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम चाहिए था आपको, 100 में से 50 ग्राम तो चिपक गया सरफेस पे, तो 50 ग्राम आपको और एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो कुल मिला के क्लोरीन की डिमांड बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? बिल्कुल। किसकी वजह से? सस्पेंडेड सॉलिड। तो ये इसके क्या हैं? इफेक्ट हैं। कौन कौन से इफेक्ट हैं? एक तो क्या है इसका? सस्पेंडेड सॉलिड के कारण पाइप में ट्यूबरकुलेशन, इसका मतलब मैं लिख देता हूं, सस्पेंडेड सॉलिड का सरफेस पर जमना, ट्यूबरकुलेशन होता है। और क्या इफेक्ट था इसका? सस्पेंडेड सॉलिड के कारण क्लोरीन या कहा जाए ब्लीचिंग पाउडर डिमांड बढ़ जाती है। क्लियर है क्या? नहीं? दो हो गए। तीसरा क्या है इसका? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की अगर अपन बात करते हैं, तो मेजरमेंट कैसे करते हैं अपन? अब सस्पेंडेड सॉलिड क्या, मैं आपको कंप्लीट ही बताता हूं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सस्पेंडेड, डिसॉल्व, सभी को अपन कैसे मेजर करेंगे? तो सभी को एक मेथड होता है जिसके द्वारा अपन कर सकते हैं मेजर, वो है ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। क्या होती है वो मैं बताता हूं आपको, पहले लिख देता हूं इसे। ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब भैया ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक क्या होती है वो अपन देखते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं पहले, आप इसको उतार लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं। देखो, एक तरह का भाई, इस तरह का एक फिल्टर होता है हमारा, ठीक। उसके नीचे एक और फिल्टर लगा देते हैं। ये जो फिल्टर है थोड़ा सा बड़ा फिल्टर होता है, और ये क्या रहता है अपना, थोड़ा सा स्मॉल रहता है। यहाँ से हम डालते हैं भैया रॉ वाटर। रॉ वाटर को डाला, जो पार्टिकल्स थे बड़े बड़े वो ऊपर रुक गए, बाकी पानी छन के नीचे आया।
नीचे आने के बाद में जो छोटे पार्टिकल्स थे वो इस पर रुक गए, छोटे पार्टिकल्स इसमें से पास हो गए, वो नीचे आ गए। अब भाई हमने क्या किया, ये जो पार्टिकल्स थे इनको हम लेके आए और हमने इनको डेल्टा 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने गर्म कर दिया। गर्म कर दिया तो क्या हुआ, हमें जो प्राप्त हुआ इसमें से जो पार्टिकल्स थे 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने गर्म किया, तो इसमें जो भी मॉइस्चर था इन पार्टिकल के पास वो तो गया उड़, बच क्या गए, केवल पार्टिकल बच गए। इन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, सस्पेंडेड सॉलिड, इनको फिर से 605 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने गर्म किया, तो कुछ पार्टिकल्स तो वॉलेटाइल थे वो उड़ गए, कौन से, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड तो उड़ गए, बचे क्या, इन ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, कौन से बचे, इन ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नीचे की, ये जो पार्टिकल थे इनको हम यहाँ पर लेकर गए और हमने 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको गर्म किया, तो जो मॉइस्चर था भैया वो तो गया उड़, क्या बचे, सस्पेंडेड सॉलिड, सॉरी डिजॉल्व सॉलिड बचे। उन डिजॉल्व सॉलिड को हमने 605 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, तो क्या हुआ, कुछ सॉलिड उड़ गए, ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड तो उड़ गए, बचे क्या, जो बच गए वो थे हमारे इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड। देखो अब देखिए भाई, समझो इसे, ये हमारी ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक है, इसमें ये फिल्टर था, ये तो है हमारा कोर्स फिल्टर, ये दोनों दोनों क्या है हमारे, ये फिल्टर बेड हैं, ये दोनों के दोनों हैं हमारे क्या, फिल्टर बेड, ठीक। तो ये हमारे दोनों ही फिल्टर बेड हैं, ये कोर्स है, ये फाइन है। पानी को आपने ऊपर से भेजा तो पानी में जो पार्टिकल्स थे वो इसके ऊपर रुक गए और पानी नीचे आ गया, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल थे डिसॉल्व पार्टिकल्स वो हमारे यहाँ पर आकर के सस्पेंड, मतलब यहाँ पर आकर के रुक गए हमारे, ठीक है। अब क्या है, ये जो रॉ वाटर था इसमें से फिल्टर होके निकले, ये फिल्टर वाटर कहलाएगा, हमारा यहाँ पहुंच गया और बाकी पानी नीचे चला जाएगा, तो इन फिल्टर्स के ऊपर क्या है, पार्टिकल्स रह गए हमारे। आप सोच रहे होंगे सर कि ये तो डिसॉल्व तो घुल जाते हैं, वो तो हमको दिखेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, डिसॉल्व सॉलिड यहाँ पर क्या है हमारे, बहुत ही महीन फिल्टर होता है, तो उसके ऊपर लिक्विड फॉर्म में ही रुक जाते हैं वो लगभग, लेकिन हमें समझ में आ जाएगा कि ये हमारे पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स को आपने लिया और 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा मतलब गर्म कर दिया, हीट दे दिया आपने। 104 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर जब आप 100 डिग्री से ऊपर आप हीट दे दो तो पानी तो उड़ जाएगा, मॉइस्चर जो था इन पार्टिकल के ऊपर जो चिपक रहा था ना वो सारा उड़ गया, बचा क्या, केवल पार्टिकल। उस पार्टिकल को बोलेंगे अपन सस्पेंडेड सॉलिड। अब हम पढ़ चुके हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड तो हमारा ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी। तो सस्पेंडेड सॉलिड में से मैं कैसे पता करूं, मान लो ये 100 ग्राम थे, कैसे पता करूं कि इनऑर्गेनिक कौन से ऑर्गेनिक कौन से। भैया अगर ऑर्गेनिक है ना
तो वो जल जाएगा। आपको पता है कि अगर मैं एक कंकड़ लेता हूँ 1 किलो एप्पल लेता हूँ, दोनों को अगर मैं गर्म करता हूँ बहुत ज़्यादा 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेहद आँच में डाल दिया मैंने, तो क्या होगा, पत्थर तो पत्थर ही रह जाएगा, लेकिन जो हमारा एप्पल था वो गायब हो जाएगा। गायब थोड़ी हो जाता है, वो गायब का मतलब वॉलेटाइल मैटर है, वो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, प्रकृति में चला जाता है। तो हमें मालूम, हमने यही किया, जो सस्पेंडेड सॉलिड थे 100 ग्राम, उसमें मुझे पता करना था डिसॉल्व, तो सॉरी, उसमें से ऑर्गेनिक कितने हैं, इनऑर्गेनिक कितने हैं। ऑर्गेनिक का मतलब मैंने बताया एप्पल माइंड में रखना है, तो मैंने इनको जला दिया 605 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मैंने इसको टेम्परेचर मतलब हीट दी, मैंने इसको गर्म किया। तो गर्म करने पर जो हमारे वॉलेटाइल थे इसमें से, मान लीजिए 30 ग्राम थे हमारे ऑर्गेनिक, वो तो सारे उड़ गए। तो उड़, और बचे कौन से हमारे, बच कौन से गए, इनऑर्गेनिक। तो ये तो कहलाएंगे इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, और ये कहलाएंगे ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। तो ये 100 ग्राम था, ये 30 ग्राम, तो ये बचा क्या, 70 ग्राम। ये पूरी कहानी ऊपर वाली किसकी थी, सस्पेंडेड सॉलिड की कहानी थी। अब नीचे वाली कहानी क्या, सेम कहानी है, लेकिन किसकी, डिसॉल्व वाले की है। इन पार्टिकल्स को आप यहां लेकर के आए, 104 पर गर्म किया, तो पानी इनमें से निकल गया, केवल पार्टिकल पार्टिकल बचे। उन पार्टिकल को बोलेंगे अपन क्या, डिसॉल्व सॉलिड। और डिसॉल्व सॉलिड को अगर अपन 605 डिग्री पर गर्म करते हैं, तो जो उनमें से ऑर्गेनिक था वो तो उड़ जाएगा, बच क्या जाएगा, इनऑर्गेनिक। तो ये हो जाएगा ऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड, ये कहलाएगा इनऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड। कंप्लीट टेक्निक क्या थी हमारी, ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। तो ये क्लियर है कि नहीं। तो इसमें कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं सिंगल लाइन में 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, तो 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको टोटल सॉलिड्स मिलते हैं। टोटल सॉलिड कौन से, देखो ये सस्पेंडेड मिल रहा है, और डिसॉल्व, मतलब ये टोटल सॉलिड हो गए कि नहीं हो गए, कितने पर मिल रहे हैं, 104 पर। और 605 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको क्या मिल रहा है, इनऑर्गेनिक, या कहो और ऑर्गेनिक भी तो प्राप्त हो रहा है। ऑर्गेनिक हमको इनडायरेक्टली प्राप्त हो रहा है, और डायरेक्टली क्या प्राप्त हो रहा है, इनऑर्गेनिक, टोटल इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। टोटल इनऑर्गेनिक, टोटल ऑर्गेनिक। टोटल का मतलब क्या है, दोनों, इसमें सस्पेंडेड भी आ रहा है और डिसॉल्व भी आ रहा है। तो मैं इसको, इस लाइन को मैं नीचे लिख देता हूं, इस मेथड में 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर टोटल सॉलिड्स, ब्रैकेट में सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड प्राप्त होते हैं। और क्या प्राप्त होता है दूसरा, इस मेथड में 605 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायरेक्टली टोटल इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, टोटल इनऑर्गेनिक कौन से हो गए, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड प्लस इनऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड, और इनडायरेक्टली टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड्स। टोटल ऑर्गेनिक कौन से, ये जो उड़ चुके हैं, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड प्लस ऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड प्राप्त होते हैं। तो भैया ये हो गया अपना मेथड, आप इसको उतार सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं इसका यूनिट्स, सॉरी लिमिट्स, किसकी लिमिट कितनी होती है, जो हमको कोड ने फिक्स की हुई है। मैं इसे मिटा देता हूं, आप इसको उतार देंगे। नेक्स्ट है हमारी क्या, इसकी डी पॉइंट है लिमिट्स। अब भाई मैं इसका जो कोड है इस यूनिट के ऊपर ही लिख देता हूं, IS कोड 10500, स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट है, वहीं यूनिट पर लिख देना। IS 10500 अपन फॉलो करते हैं, IS 10500 2012। लिमिट्स की बात करो तो दो लिमिट होती है इसकी, एक तो होती है कौन सी, एक्सेप्टेबल, और दूसरी होती है कॉज टू
रिजेक्शन इन 500 मिलीग्राम पर लीटर। भाई इसकी लिमिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट हर एक पैरामीटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिमिट पर तो भाई मैं स्टार एक बार तो बना देता हूँ, ये तो आपको ऑटोमेटिकली स्टार ही है, ठीक है ना, आपको याद रखना ही है। तो देखो दो लिमिट क्यों दी हुई है इसकी, ये मिनिमम मैक्सिमम है क्या, नहीं मिनिमम मैक्सिमम नहीं है। इसमें पहली लिमिट का मतलब क्या है, पहली लिमिट का मतलब ये है, ये अपन को लिमिट कौन दे रहा है, पहले तो यहाँ लिख देता हूँ IS 10-500 अपन को दे रहा है कि भाई अपने पास सोर्सेज हैं, ट्यूबवेल लगा हुआ है, इसमें सस्पेंडेड सॉलिड आ रहे हैं, मिट्टी आ रही है, तो 500 मिलीग्राम पर लीटर तक अगर आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमारी बॉडी झेल सकती है, ठीक है ना। तो 500 तक हमारी लिमिट होनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं। 500 से ऊपर दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, दिक्कतें 500 से ऊपर स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन अब क्या है, आप ऐसी जगह पर हो कि आप वहाँ पर 10 आपने ट्यूबवेल ड्रिल की और 10 के 10 ट्यूबवेल में जो आपके सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा आ रही है वो आ रही है कितनी, 1500 मिलीग्राम पर लीटर। समझे भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कोड ने हमको लिमिट दी है 500, 500 तक अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी बॉडी झेल सकती है, लास्ट 500 दे रखी है। लेकिन आप ऐसे इलाके में रह रहे हो वहाँ पे आपने 10 आपने ट्यूबवेल खोद दिए, मान लो पूरी सिटी में ये कंडीशन है, बहुत सारे ट्यूबवेल खोद दिए, लेकिन उन ट्यूबवेल में कितना आ रहा है पानी, 1500 मिलीग्राम पर लीटर, इतना उसमें सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा आ रही है। अब क्या करें, ये तो दिक्कत होगी 1500 मिलीग्राम पर लीटर। तो कोड कहता है कि अगर हमारे पास कोई जब अल्टरनेट सोर्स ही नहीं है हमारे पास, मतलब हमारी मजबूरी है कि वही पानी पीना है, ठीक है, तो भाई मरना तो एक दिन है ही, तो उसके लिए कोड ने क्या बोला हुआ है, तो तुम्हारी बॉडी झेल तो लेगी, तुम्हारी लाइफ खुद की कम हो जाएगी, तो तुम लास्ट ऐसी कंडीशन में कितना झेल सकते हो, 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो कॉज टू रिजेक्शन वर्ड का मतलब क्या है कि 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक आपकी बॉडी झेल सकती है इस कंडीशन में, लेकिन 2000 से ज्यादा हो गई तो भैया कुछ नहीं हो सकता, तो आप तुरंत मर जाओगे कुछ दिनों बाद ही, समझ रहे हो। तो ये जो लिमिट है ये क्या है, इसके बाद में अगर आप ज्यादा होता है तो कॉज टू रिजेक्शन, रिजेक्शन स्टार्ट हो जाए, आपको उस पानी को रिजेक्ट करना है, आपको उस पानी को यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये लिमिट कब है मैंने लिख दिया है शॉर्ट में, वहां नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, अगर कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है आपके पास बेहतर क्वालिटी का, तो आप 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक अलाउ कर सकते हो, लेकिन उससे ऊपर अगर आप अलाउ करते हो तो आप खुद की बॉडी को नुकसान दे रहे हो। नुकसान तो 500 से ऊपर भी हो रहा है, लेकिन जब अपने पास कोई वो ही नहीं है, कोई अपने पास दूसरा अल्टरनेट वो है नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा अपने पास, तो अपन 2000 तक तो कोई दिक्कत तो है 2000 तक, लेकिन 2000 तक अपन झेल सकती है बॉडी, 2000 से ऊपर है तो आपको तुरंत दिक्कतें होने लग जाएंगी, क्लियर है कि नहीं। तो ये इसकी लिमिट होती है, लिमिट के मतलब ये होते हैं। अब आगे अपन लिमिट के मतलब बार बार नहीं लिखेंगे और ना ही मैं ये लिखूंगा एक्सेप्टेबल कॉस्ट टू रिस्क, अपन डायरेक्ट लेंगे 500, 2000, 5, 10, 20, 25, तो आप समझ जाओगे 5 का मतलब तो एक्सेप्टेबल है, 20 का मतलब क्या है, कॉस्ट टू रिजेक्शन। तो ये अपना पहला पैरामीटर था फिजिकल। दूसरा अपना आता है कौन सा, टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी को अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के में इतना काफ़ी है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टार्टअप बहुत ज़रूरी था इस यूनिट का, इसलिए थोड़ा सा अपन इसमें टाइम ले रहे हैं, बाकी आगे अपन और थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि इसको समझना, थीम को समझना अपने लिए इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।